Good morning, students. Today, our topic is relation between electric field intensity, relation between electric field intensity and potential. इसका एक और हम टॉपिक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेडियंट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, एक ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेकंड टॉपिक भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट का आपको पता ही है सभी को, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर कमी आना या डिक्रीज होना अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। जैसे हमने एग्जांपल कई बार लिया हुआ है कि एक बॉल अगर हम ऐसे ग्राउंड के ऊपर रोल करवा कर छोड़ेंगे तो जैसे जैसे ये आगे जाएगी इसकी स्पीड अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगता है ग्राउंड का उसकी वजह से इसकी स्पीड है वो कम होती है। इसी प्रकार जो वोल्टेज होती है हमारी वायर के अंदर, जैसे मान लो कि हमने पावर हाउस से 220 वोल्ट भेजी है कहीं पर, या जैसे सादुल शहर के अंदर हमारा पावर हाउस है, वहाँ से 220 वोल्ट जा रही है। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर अगर कोई गांव है, वहाँ पर ये जाते जाते वोल्टेज 200 रहेगी, तो इसमें कमी कितनी आ गई, 20 वोल्ट की कमी आ गई, और 2 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 10 वोल्ट पर किलोमीटर यहाँ पे वोल्टेज का ग्रेडियंट है, कि हर 10 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद 10 वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, एक छोटा सा डेरिवेशन है इसके अंदर 2-3 स्टेप का। यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, पॉइंट ए के ऊपर एक सोर्स चार्ज हमारा रखा हुआ है +Q। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, और एक इससे काफ़ी दूरी पर एक पॉइंट है ए जिसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ हमारा Q0। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0, ये हमारा सोर्स चार्ज है। अब हमने क्या करना है कि इस सोर्स टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ मूव करवाना है। सोर्स चार्ज हमारा यहाँ पर है। अब 2 चार्ज यहाँ पर आ गए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो सोर्स चार्ज हमारा ये है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस तरफ होगी, जब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, और हायर पोटेंशियल की या हायर चार्ज जो होता है वो लोअर को दूर भेजने का प्रयास करता है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करेगा, ई वेक्टर, ओ से ए की तरफ, टुवार्ड्स ओ ए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Q0 टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q0, तो उसकी हम जो वैल्यू निकालेंगे वो ऐसे निकाल सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू Q0। ये कौन से फॉर्मूले से है, ये हमारा जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में चार्ज, तो F इक्वल टू ई इंटू Q0 हो गया, और डायरेक्शन इसकी हो गई अलोंग ओ ए। इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, मतलब ये चार्ज फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसको अपने से दूर भेजने के लिए। अब अगर हमने टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, और सामने वाला जो चार्ज है, जो चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहता, तो इसलिए हमें इसको एक फोर्स लगाकर मूव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, बी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा एक, और ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम डी आर लेंगे। यहाँ पे ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है इतनी इतनी स्मॉल डिस्टेंस है, ये छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ डी आर वेक्टर, ये आ गया हमारे पास ए टू बी। तो अब जो वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी सी है ए से बी तक डी आर है, तो वर्क डन भी यहाँ पे डी डब्ल्यू मारा होगा,
डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 9th क्लास से हमने पढ़ा हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एस की जगह यहाँ पे हमने डी आर वैक्टर लिख दिया। तो अब इसमें एफ़ की वैल्यू लिखेंगे पहले हम, जो ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये आ गया, एफ़ की वैल्यू थी ई वेक्टर क्यू नोट और डॉट डी आर वेक्टर। अब इसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट का केस यहाँ पर रहता है। तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब हम डॉट प्रोडक्ट इसका हटाते हैं, ई क्यू नोट डी आर कोस थीटा, ये लग जाएगा। और अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 180 डिग्री। ये आपको पता लगे होगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो क्यू से क्यू नोट की तरफ लग रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन है फोर्स की, और हम सामने से मूव कर रहे हैं, तो हमें दो डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस केस के अंदर थीटा 180 डिग्री हमारा रहता है। तो हम यहाँ पे कोस 180 की वैल्यू जो लेंगे वो -1। तो हमारे पास क्या आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डी आर, ये बन गया फॉर्मूला सिंपल होने के बाद। अब क्या करते हैं, क्यू नोट को इधर ले जाते हैं डी डब्ल्यू के अपॉन में, डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट, ये आ गया, इधर रह गया माइनस ई डी आर। अब ये इधर चला गया। उसके बाद डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट, ये क्या होगा, ये होगा डी वी। डी वी क्यों होगा, क्योंकि देखो डेफिनेशन है ये वोल्टेज की डेफिनेशन होती है डब्ल्यू अपॉन में क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज और वर्क डन को मिलके बनता है। यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क डन है, क्यू नोट यहाँ पे चार्ज है जिसको मूव करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन स्मॉल हो रहा है तो वोल्टेज भी यहाँ पे स्मॉल होगी, तो डी वी हमने यहाँ पे लिख दिया, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये आ गया। उसके बाद अगर ई की वैल्यू निकालें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो वो आएगी माइनस डी वी अपॉन में डी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और इसमें डी वी अपॉन में डी आर जो होता है वो कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैंने बॉल वाला एग्जांपल लिया था कि बॉल जब मूव करती है तो वो जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होती है। उसी प्रकार वोल्टेज का भी सेम रहता है, वोल्टेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती है हमेशा। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको दिखने में आ रही है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन है ओ से ए की तरफ, लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज मूव हो रहा है वो ए से ओ की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहले से था क्यू चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज हमारा प्लस क्यू था, उसका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि हम उसके सामने की ओर जा रहे हैं। तो ये माइनस का सिंबल हाँ यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद ऐसा यूनिट जो इसकी है वो अपने को पता है ग्रेडियंट की क्या होगी, क्योंकि ये वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, डी आर डिस्टेंस है, वी वोल्टेज है, तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन में मीटर। वोल्ट अपॉन में मीटर यूनिट होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। और अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो वो होता है m1 L1 T-3 और A-1। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली वैल्यू पुट करके, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अब इक्वी पोटेंशियल का क्या मतलब होगा, इक्वल पोटेंशियल, एक जैसा पोटेंशियल। तो एक जैसा पोटेंशियल तभी होगा जब हमारे पास हम कह सकते हैं कि सरफेस जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्म हो। तो इसमें कई तरह के अपने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं। सबसे पहला जैसे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो किस तरह की होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया।
तो जब भी कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होगा वो एक जैसा होगा। इस तरह से पैरेलल लाइंस अब यहाँ पर अपने शो करेंगे। और इसके बाद एक एक सेम मैग्नीट्यूड की सरफेस अगर यहाँ पर है, तो अगर इस तरह का कोई भी फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ एक जैसी है, यहाँ पर एक जैसी है, तो इस तरह से अगर कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहे हैं तो उनको हम इक्विपोटेंशियल के अंदर ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में अगर कहीं भी हम कोई चार्ज रख दें, उसको यहाँ से अगर यहाँ तक लेकर आते हैं तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो एक जैसा करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे रख के मूव करवाएं चाहे यहाँ पे रख के करवाएं, क्योंकि यूनिफॉर्म जो फील्ड होता है वहाँ पे हर जगह हमें एक जैसा फोर्स फील होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सर पोटेंशियल होगा वो हमारा एक जैसा होगा। तो एक तो इस तरह की सरफेस हो सकती है जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने प्लेन इसका ड्रॉ कर रखा है। इसमें एक और चीज़ देखनी होती है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरफ होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर द प्लेन्स एट राइट एंगल टू द फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इसका मतलब जो इसका प्लेन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम ऐसे बनाएंगे, ये प्लेन बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने इस तरफ दिखाया हुआ है तो प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो उस तरफ होगी, या हम नीचे की तरफ ले सकते हैं, यानी कि इनके बीच में 90 का एंगल बनता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच में। प्लेन का क्या मतलब होता है, सिंपल सा केस है जो हमने बहुत बार पहले देखा हुआ है कि जैसे ये हमारे पास कॉपी है, हम इसको सामने से देख रहे हैं तो इसका व्यू जो है हमें किस तरफ से ये दिखाई दे रहा है, ये हमें ऐसे जो पेन की डायरेक्शन है ये ऐसे दिखाई दे रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि इस पे जो लिखा हुआ है, जैसे अपने आई के अंदर या लाइट का जो केस था वहाँ पर हमने देखा था किसी चीज़ के ऊपर लाइट गिरती है, वहाँ से वो स्कैटर्ड होकर हमारे आईज़ के अंदर एंटर करती है। तो ये पेज हमें कब दिखाई देगा, जब इसके ऊपर कोई सनलाइट आकर गिर रही है और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आँख के अंदर आएगी तो आप देखो कि लाइट आँख के अंदर किस डायरेक्शन से आ रही है, बिल्कुल सामने की ओर से, बिल्कुल फ्रंट से हमारी आईज़ के अंदर लाइट एंटर कर रही है। तो इसका मतलब जो पेज हमें दिख रहा है वो सामने से दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो पेन हमने वर्टिकली खड़ा किया हुआ है ये डायरेक्शन है इसके प्लेन की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इस तरफ, जिस तरफ हमने इसका कैप रखा हुआ है, ये ऐसे इस तरफ और ऊपर की तरफ। तो ये 90 का एंगल बन गया दोनों के बीच में। तो हमेशा आपने ये ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन है उनके बीच में 90 का एंगल यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक इसके अंदर जो है सिंगल चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये बहुत आसान है, जो हमने बहुत पहले देख रखा है कि ये मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर के अंदर, ये सर्कुलर शेप के अंदर है, तो इससे क्या होगा कि चारों तरफ सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इससे हम कह सकते हैं जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी ऐसे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे बार की ओर अपने लेते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन बार की तरफ होगी। तो इसमें आप कहीं से भी अगर यहाँ से किसी चार्ज को इस तरफ मूव करवाते हो, यहाँ पे रखकर सेंटर की तरफ मूव करवाते हो, कहीं भी आप अगर रखोगे तो हमें एक जैसा ही वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल की अंदर आ रही है। उसके बाद नंबर थर्ड, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। उसके अंदर क्या होगा, ये तो हमने यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया था, अब हम यहाँ पे मान लो 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी इंडिविजुअल वाली प्रॉपर्टी पहले तो शो करेंगे। इस तरफ तो कोई चक्कर नहीं है, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी बाहर की ओर, इसमें भी यहाँ से ऐसे निकलेंगी इस तरह से। लेकिन ये वाली जो साइड है, अब इसमें मान लो ये भी प्लस के चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड इसका है सेम मैग्नीट्यूड इसका है, दोनों का नेचर पॉजिटिव है। तो कुछ हद तक यहाँ से जो फील्ड लाइन्स है वो अब ये ऐसे निकालनी शुरू कर देंगे। अब इनकी जो फील्ड लाइन्स है वो बिल्कुल सामने की ओर नहीं जा पाएंगी, इस तरह से ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। क्योंकि जब ये सामने की ओर जाना चाहती है तो आगे वाला जो चार्ज है वो अपना फोर्स लगाकर इसको वापस पुश करेगा। तो अब क्या करेंगे, तो ये बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मतलब ये वाला चार्ज इसकी फील्ड लाइंस को अपनी तरफ नहीं आने देना चाहता,
जबकि ये चाहता है कि मैं अपनी फील्ड लाइन्स आगे भेजूँ, तो बीच का रास्ता निकल जाता है कि या तो फील्ड लाइन ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। तो इसी प्रकार इसकी सरफेस भी ऐसे बनेगी। और ये वाला जो एरिया है बीच के अंदर, ये लगभग इतना एरिया जो है वो लगभग अपने कह सकते हैं कि खाली रह जाएगा, क्योंकि ना तो ये वाली एंटर कर सकती है इधर, ना ये वाली कर सकती है। ये डिस्टेंस क्योंकि दोनों से एक जैसी दूरी पे है, तो यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर करेगा तो भी ऐसे करके मैक्सिमम बना सकते हैं। ये एरिया तो बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये कंसेप्ट होता है जब दो चार्ज एक जैसे लेते हैं उसके बीच में। नंबर 4, अब दो चार्ज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस तरह का जब केस बन जाता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं वो। अब डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनेगा वो हमने देखना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती है। तो मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये नेगेटिव क्यू चार्ज, तो इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन रहेगी, फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। तो इसके अंदर हम ऐसे बना देंगे, यहाँ से भी लाइन बाहर की ओर जा रही है, इनका जो हम कह सकते हैं लूप है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो हम इनको आधा बना के छोड़ देंगे। यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइन ऐसे बना देंगे। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है ये डाइपोल की वजह से बनी है। तो इस चैप्टर में 4 तरह की हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर देखी है। पहली यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से, उसके बाद सिंगल चार्ज की वजह से, और फिर टू इक्वल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं तब ऐसे बनेंगी, दोनों नेगेटिव होगी तो भी हम बना सकते हैं। और ये चौथा जो है वो डाइपोल की वजह से बन गया। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1, नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल के अंदर आ रही है, वहाँ पर हमने कोई टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है, तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि हर जगह पे पोटेंशियल एक जैसा होना। तो अगर पोटेंशियल आपको हर जगह एक जैसा मिलेगा तो हमें वर्क डन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले कर रहे हैं वही रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे देखो कि ये हमने एग्जांपल लिया था, अगर ये हमारी सरफेस इक्विपोटेंशियल के अंदर आ गई, तो अगर हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा को टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट, हम इसको इसकी सरफेस के ऊपर ये जो सर्क्यूम्फेरेंस है इसके ऊपर आप कहीं मर्जी मूव करवा लो, हमें सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे की ओर लेकर आएंगे तब हमें वर्क डन है वो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरफेस थी बार वाली, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, आगे कोई जगह पर लेंगे। जैसे मान लो ये एक चार्ज था क्यू, इसकी वजह से ये चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इस पूरी सर्क्यूम्फेरेंस पे एक जैसा पोटेंशियल, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे अपने बढ़ते हैं इसके सेंटर की तरफ, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा। अब इस पूरी सर्क्यूम्फेरेंस पे एक जैसा पोटेंशियल आपको नज़र आएगा, इसी प्रकार इस पे आएगा, लेकिन होगा अलग अलग। यहाँ पर अगर पोटेंशियल V1 है तो इस सर्क्यूम्फेरेंस पे पोटेंशियल V2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी भी यूज में होगी। अब पहले जो यहाँ पर अगर मान लो चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके सोर्स चार्ज से डिस्टेंस अलग है। अब यहाँ पर जब चार्ज अपने ले आएंगे V2 वाली लाइन के ऊपर, तब जो डिस्टेंस है वो अलग हो गई। अगर डिस्टेंस वेरी कर रही है, इसका मतलब पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगी, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से ग्रेडियंट आता है। लेकिन इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होगा कि ये पूरा जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल के ऊपर आपने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट ए मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, आप इस सर्कम्फ्रेंस पे चार्ज को यहाँ से यहाँ तक घुमा के ले जाओ, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा जो यहाँ पे पहले था, क्योंकि ये जो सर्कम्फ्रेंस है ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। आप यहाँ से एक रेडियस बना दो, यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बना दो, ये डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी। तो जब डिस्टेंस सेम होगी सेंटर से, तो वो सरफेस अपने आप इक्विपोटेंशियल के अंदर आ जाएगी। और अगर इसके अपने अंदर वाले सर्किल पे लेकर आएंगे, तब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में अब कम हो गई, तो यहाँ पे हमें वर्क डन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी अब।
और जो ऊपर वाला हमने एक ये वाला बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इसमें आप कहीं मर्जी रख लो, यहाँ से यहाँ ले आओ, हमें इसमें एक जैसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, लेकिन सर्किल वाले के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होती है। सेकंड इसमें देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो प्लेन हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उसका प्लेन देखेंगे कि हमें वो किस एंगल से दिख रहा है, जो हमारी आंखों के सामने वाली डायरेक्शन होती है या पेज से हमारी आंखों की ओर जो आने वाली डायरेक्शन होती है, एक तो वो होगी और दूसरी हम उसके 90 डिग्री पे बना देंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा कह सकते हैं कि 3D वाला होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसको पेज पे ड्रॉ करने के लिए, लेकिन हम एग्जांपल के अंदर इसको समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से हमें डायरेक्शन पता लग जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कोई चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं पे बन रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ पर अगर दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेंगी एक ही पॉइंट के ऊपर, और उसमें फिर हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा केस एक रहता है। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ये पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या पॉइंट चार्ज, या 2 सेम चार्ज हो सकते हैं, डाइपोल हो सकता है, इन चारों में से कोई भी एक के बारे में पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा अगला टॉपिक है, तो आपने नोट्स में देखा हुआ है। ये काफ़ी आसान है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 में r², उसी तरह का केस यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो ये आपने अपने आप करना है, क्योंकि इसमें देखो कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉइंट ए के ऊपर Q1 है, दूसरा पॉइंट बी के ऊपर Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r2 वेक्टर माइनस r1 हमने यहाँ पे ले रखी है। और फिर जो फॉर्मूला लगता है, पहले हमने सिंगल चार्ज की वजह से वोल्टेज निकाल ली यहाँ पर 1/4πε0 Q1 में ए बी मतलब ए टू बी। उसी प्रकार फिर इसका जो पोटेंशियल है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और फाइनली हमारा आंसर है जो 1/4πε0 Q1 Q2 में r21। ये आपने देखना है अपने आप, जो आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवाया हुआ है। उसके बाद फिर सेकंड जो इसका टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय टेकिंग 3 पॉइंट चार्जेस। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम के अंदर आ जाएगा, हम अलग अलग पोटेंशियल निकाल कर उसको लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल के लिए से आ जाता है हमारे पास। क्योंकि इसमें देखो थर्ड वाले में थोड़ा सा एक कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें डायग्राम दिया हुआ है, 3 चार्ज इसके अंदर दे रखे हैं। अब इसका कारण क्या है कि 3 चार्ज लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन क्यों करना पड़ता है। अब देखो कोई भी पहले हमारे जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, जब वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है 0% हो जाती है, हम उसको चार्ज लगाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी चार्ज होती है, बाद में थोड़ा सा वो टाइम लेने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है कि पहले बैटरी के अंदर कुछ कम इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, तो उनके बीच का रिपल्शन का फोर्स बढ़ जाता है। इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है बैटरी को चार्ज करने में। तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हम एक चार्ज लेकर आते हैं, अब जब तक दूसरा चार्ज नहीं लेके आएंगे तो हमें वर्क डन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी जगह पे अगर मान लो एक सिंगल चार्ज है, वहाँ पर दूसरा चार्ज अगर नहीं आएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वर्क डन कितना करना है और क्या करना है। जिस तरह से कई बार क्या होता है कि एक परिवार के अंदर मान लो 2 भाई हैं, तो जहाँ पर 2 भाई होंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी का बंटवारा भी होगा, वहाँ पे हो सकता है झगड़े भी हों। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिंगल एक भाई होता है, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है सारी चीज़ों का, तो उसके साथ कोई रिपेल करने वाला नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम एक चार्ज लेकर आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हो, 3 चार्ज दिए हुए, क्योंकि 3 चार्ज लेकर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं Q1 Q2 एंड Q3 सच दैट
Q2 एंड Q3 आर इनिशियली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1। सबसे पहले हमने मान लो एक रूम है, उसके अंदर हमने एक चार्ज Q1 रख दिया, बाकी दोनों चार्ज हैं वो रूम से बाहर हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि उन दोनों का जो इफेक्ट है वो पहले इस चार्ज के ऊपर नहीं लग रहा। सबसे पहले क्या आपने इमेजिन करना है, एक ऐसा स्पेस है या एक ऐसी जगह है वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, बाकी दो चार्ज, दो हमारे पास हैं तो सही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनके बीच में कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके उनको उस रूम में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चार्ज ए रखा हुआ था, उसके बाद हमने एक Q2 चार्ज है उसको लेके आना है। तो अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज लेकर आएंगे और उनका नेचर अगर सेम है तो हमें वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, यानी कि एक पॉइंट बी जो है वो ए चार्ज की रेंज के अंदर है, वो उसकी रेंज के अंदर दूसरा चार्ज आएगा तो उसको होल्ड करके रखने के लिए हमें वर्क डन कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर हो सकते हैं। तो पहले चार्ज ए रखा हुआ था, जब उसके पास दूसरा चार्ज आएगा तब उनके बीच में एक फोर्स लगेगा रिपल्शन का, तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है W12, यानी कि 1 की वजह से सेकंड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसमें हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, वो है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें। अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज है उसके पास हमने सेकंड चार्ज लेके आए, तो हमने जो वर्क डन किया वो निकाल लिया इस तरह से। अब जो फर्स्ट चार्ज है Q1, उसके पास हम एक थर्ड चार्ज Q3 लेके आ रहे हैं, तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा ये वाला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में ये वाली डिस्टेंस। अब क्या हो गया कि एक तीसरा फोर्स और लग रहा है, किस किस के बीच में, सेकंड और थर्ड चार्ज के बीच में। पहले दोबारा देखिए, एक चार्ज रखा हुआ था हमारे पास Q1, इसके पास हम Q2 चार्ज लेके आए तो हमें वर्क डन करना पड़ा। Q1 के पास Q3 लेकर आए तो हमें वर्क डन करना पड़ा। दो वर्क डन तो हम इस केस में निकालेंगे, तीसरा वर्क डन Q2 और Q3 के बीच में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये अब तीन म्यूचुअल फोर्स चार्ज बन चुके हैं, ए बी और सी। ए का फोर्स बी पे भी लग रहा है, सी पे भी लग रहा है। बी का फोर्स ए पे भी लग रहा था, वो हमने पहले काउंट कर लिया। बी का फोर्स सी के ऊपर कितना लग रहा है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास 3 चार्ज हैं तो हमें 3 बार वर्क डन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर W12, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1/3, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2/3, सेकंड और थर्ड के बीच में। इन तीनों का टोटल जो है वो हम यहाँ पर लास्ट में दे सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगला टॉपिक हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, और हो सकता है कि ये हमारा ऑफलाइन जो लास्ट लेक्चर हो। नेक्स्ट टाइम वी विल गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेज ऑन द जूम ऐप, तो उसका जो भी शेड्यूल होगा वो हम आपको तुरंत बता देंगे। आपने उसके ऊपर पूरी ज़्यादा अपनी फोकस रखनी है। अभी ऑफलाइन में तो क्या है कि जब मन मर्जी आते हो आप तब इस वीडियो को देखते हो, नहीं भी देखते कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेज लगेगी तो सभी की प्रेजेंस उसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है। जो स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो में तो पता नहीं लगता किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन उसको आपने पूरी सीरियस लेना है एक बढ़िया तरीके के साथ। वहाँ पे तुरंत पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया या नहीं किया हुआ। तो ये थोड़ी सी आप अपनी आदत इसको चेंज कर लो, चीज़ को थोड़ी ज़्यादा सीरियस आपने लेना है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक आप इसको अपना बढ़िया तरीके के साथ नोट करिए, समझिए इसको। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।